हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीएस लॉजिकल पे। जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है, आज हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं 16 और 17 ऑफ द जून 2024 के करंट अफेयर्स, जो कि आपके द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, जो भी आपके इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स होती हैं, वहां से हम इन न्यूज आइटम्स को कवर करते हैं और आपके लिए लेकर के आते हैं बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, एमसीक्यूज के साथ। ठीक है, हम लोग यूपीएससी बेस्ड एमसीक्यूज के बेसिस पे आपको न्यूज कवर करवाते हैं, जो प्रीलिम्स से स्पेसिफिक होती है। बेसिकली उन न्यूज की बात कर रहा हूं मैं, जिससे आपकी तैयारी एक बेहतर तरीके से हो सके और आपको ये पता चल सके कि भाई किस न्यूज से हमें क्या एक्सट्रैक्ट करना है, कैसा उस पर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कल आपका यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर था। मुझे उम्मीद है पूरी तरीके से कि आप लोगों ने में से जिसने भी दिया होगा उसका पेपर अच्छा हुआ होगा। ठीक है, और अगर अच्छा नहीं हुआ है तो आप अगले साल के लिए अच्छे से तैयारी करिए, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ना ही वो आप अफोर्ड कर सकते हो, चाहे आपका क्वालिफाई हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, दोनों ही केस में टाइम कम रहता है यूपीएससी की तैयारी में। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट करने की बजाय अगर क्वालिफाई हो रहा है तो आज के दिन का रेस्ट लेकर के कल से मेंस की तैयारी शुरू करिए। नहीं क्वालिफाई हो रहा है, आपको कंफर्म हो गया है ऐसा, तो आप एक दिन का दो दिन का रेस्ट लेकर के अगले साल की मेंस की तैयारी शुरू करिए, साथ प्रीलिम्स की तैयारी इंटीग्रेटेड तरीके से शुरू करिए। खैर, आज के हमारे वीडियो में हम लोग इन पर्टिकुलर न्यूज आइटम्स को कवर करेंगे। 7 न्यूज आर्टिकल्स हैं बेसिकली, जो कल से लेके आज तक इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, उनको हम यहाँ पे कवर करने का काम करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन कर ही लिया होगा, क्योंकि जो इस वीडियो का पीडीएफ, इसके अलावा जितने भी वीडियोस हमारे चैनल पे आए हैं या आएंगे, उन सब का पीडीएफ आपको उसी टेलीग्राम चैनल से मिलेगा। आपको सारे वीडियोस के लिंक भी वहां पे मिल जाएंगे और भी जो फर्दर इन्फॉर्मेशन हुआ करेगी वो भी आपको वहां पे देखने को मिलेगी। तो अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज एज सुन एज पॉसिबल उसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। लिंक उसका आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, इसके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए भाई, पहली पहली जो आपकी न्यूज है वो क्या है? इंडिया रिफ्यूजेस टू साइन ऑन यूक्रेन मीट स्टेटमेंट। अभी बेसिकली हुआ कि आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन की वॉर बहुत ही लंबे समय से चल रही है। दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत ही लंबा सिलसिला हो चला है अब, जो कि अभी कहीं भी नियर फ्यूचर में रुकने का कहीं से भी स्कोप दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ पे पूरी दुनिया ने अपने पाले बांट लिए हैं कि हम यूक्रेन के फेवर में हैं, हम रशिया के फेवर में हैं। जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज जो है वो यूक्रेन का सपोर्ट करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि उनका एक नेचुरल यूएसए की तरफ अलाइनमेंट होने की वजह से रशिया के साथ उनके रिलेशंस बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, जो कि बेस्ट यूरोप की कंट्रियां हैं बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड ने क्या किया कि इनिशिएटिव लिया कि चलिए हम भाई समझौता साइन करवाएंगे, या फिर हम एक तरीके से बीच में इंटरवीन करके वॉर को रुकवाने का प्रयास करेंगे, पीस के लिए हम ट्राई करेंगे बेसिकली। अब देखिए ये कैसा ट्राई किया इन्होंने कि यहाँ पे जो दो पार्टीज वॉर की हैं उनमें से एक को इन्वाइट किया, दूसरे को इन्वाइट ही नहीं किया। मतलब अगर दो लोगों में लड़ाई हुई है तो आप किसी एक को बुला करके उस लड़ाई को शांत नहीं करवा सकते हो, है ना। आपको दोनों पार्टीज को बैठाना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं आपका पर्सनल बायस दिखा रहा है किसी एक पार्टी के प्रति। ठीक है, तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड ने वही काम किया, यूक्रेन को बुलाया, बाकी दुनिया के देशों को बुलाया, बैठ करके कुछ समझौता निकालने का प्रयास करने की बात करी गई है। बट अनफॉर्चुनेटली जो मेन पार्टी है इसमें रशिया, उसको बुलाया नहीं गया है। तो इसी मतलब मीटिंग के लास्ट में एक स्टेटमेंट साइन हुआ है, जिसपे इंडिया ने साइन करने से मना कर दिया। इंडिया ने कहा है कि देखो हम ऐसे एक तरफा स्टेटमेंट में साइन नहीं करते हैं। अगर आपने रशिया को भी बुलाया होता, दोनों पार्टी जो प्रपोजल रखेंगी, वॉर की जो दो पार्टीज है भैया, ये इनका आपस का मामला है। ये लोग जो डिसाइड करेंगे, जो प्रपोजल रखेंगे, उस पर हम साइन करेंगे, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। हम किसी एक तरफा पार्टी के साथ जा नहीं सकते बेसिकली, ना रशिया के साथ ना यूक्रेन के साथ। बहुत सारी कंट्रीज ने मना कर दिया साइन करने से, जैसे कि आपका सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, मेक्सिको, ब्राजील ने ऑब्जर्वर स्टेटस बना करके रखा है कि अभी हम देखते हैं क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है। चाइना ने तो इन्विटेशन ही डिक्लाइन कर दिया था, चाइना को बुलाया गया था पर चाइना गया ही नहीं इस मीटिंग में, और रशिया को तो मानिए इनवाइट ही नहीं किया गया था। तो एक छोटा सा आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, आज के द हिंदू का फ्रंट पेजर था ये बेसिकली। ठीक है, चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है आपके साउथ अफ्रीका के मिनरल्स को लेकर के। कुछ साइट्स के नाम दिए हुए हैं, ठीक है, और आपको बताना है कि ये सही है कि नहीं है। आपसे पूछा गया है कि जो जोहानसबर्ग है, जो बॉक्सबर्ग है, जो ऑरेंज फ्री स्टेट है, और जो किम्बरली है, कहाँ पे? विट वाटर स्ट्रैंड हिल में। ये फेमस है साइट्स है कोल एक्सप्लोरेशन के लिए साउथ अफ्रीका में। अब आप सोच रहे होगे कि ये क्या हो गया, ये कैसे क्वेश्चन आ गए। आज जो यूपीएससी जिस पैटर्न पे जा रहा है, जिस तरीके से वो फैक्चुअल होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन अब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए साल दर साल, कल का ही पेपर आप देख लीजिए, पिछले साल से बहुत ज्यादा फैक्ट्स इस बार इंक्लूड कर दिए गए और ज्यादा, है ना। और ज्योग्राफिकली भी यूपीएससी अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है, तो आपको दुनिया भर में जो मेजर मिनरल्स की मेजर साइट्स हैं, एटलीस्ट उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आप बेसिक सिर्फ इंडिया में किस साइट पे क्या मिल रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, वो सफिशिएंट नहीं है। पूरी दुनिया में जो मिनरल्स हैं
उनकी जो मेजर साइट्स है, मेजर मिनरल्स की मेजर साइट्स, वो आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कोल एक्सप्लोरेशन के लिए कुछ साइट्स के नाम दिए हुए हैं, आपको बताना है कि सही है ना या नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, नवाद्वीप एंड मेसिना आर मेजर कॉपर साइट्स, तो ये भी अगेन कॉपर को लेकर के साइट्स हैं, ये सही है कि नहीं आपको बताना है। अब ये न्यूज में क्यों आया है, ये पर्टिकुलर चीज न्यूज में नहीं आई है। न्यूज में क्या आया, साउथ अफ्रीका ने अपने प्रेसिडेंट को री इलेक्ट कर लिया वापस से, रमफोसा, रामाफोसा, आप जो भी इनको बोल लीजिए, इनको री इलेक्ट कर लिया है। तो अब ये तो यूपीएससी फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता है कि पूछ सकता है, लेकिन पूछ भी सकता है, क्योंकि अब कल के पेपर में आप देखिए कि बुक्स एंड ऑथर पे भी यूपीएससी आ गया है अब। ऐसा नहीं कि यूपीएससी पहले कभी ऐसा करता नहीं था, यूपीएससी आज के 10-15 साल पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे कि कौन कहाँ का प्रेसिडेंट बना है, मैच द फॉलोइंग के लिए बुक्स एंड ऑथर, है ना, डेट्स एंड इवेंट्स, ऐसे क्वेश्चन जो आपकी स्टेट पीसीएस बैंकिंग एग्जाम इन सबके लिए होते हैं, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछता था। लेकिन पिछले 10-15 साल से लगभग लगभग उसने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन अब वापस उस ट्रैक पे जा रहा है। तो हमें भी कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को कवर करना है कि कौन कहाँ का राष्ट्रपति बना है, किसने कौन सी मेजर बुक लिखी है। जैसे कल वाली जो बुक्स थी वो एस जयशंकर साहब की थी, बहुत ही फेमस बुक्स हैं वो, कोई ऐसा नहीं कि बहुत एकदम गली कूचे की कोई बुक उठा करके पूछ लिया एकदम बिल्कुल ऐसी वैसे, कोई भी बड़े इंसान की बुक पूछा है। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। मैं आपको एक चीज और एडवाइस करूंगा, आज ही से हम लोग के चैनल पे आपके जो वनडे एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम के लिए करंट अफेयर शुरू हो रहा है, जैसे आपके एसएससी के एग्जाम हो गए, बैंकिंग एग्जाम्स हो गए, स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो गए, तो उसमें हम लोग ऐसा ही करंट कवर करते हैं कि कौन कहाँ का प्रेसिडेंट बना है, किसने क्या एग्रीमेंट किसके साथ साइन किया है, जो यूपीएससी जनरली नहीं पूछता था। बट अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि बहुत बड़ा वीडियो वो नहीं होने वाला है। आप डेली के डेली द हिंदू के साथ साथ जो हम लोग द हिंदू का, या फिर जो ये वाला वीडियो आप देख रहे हैं, ये जो सीरीज चल रही है, इसके अलावा उस वीडियो को भी डेली के डेली देखने का काम करें, तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एज ले लेंगे बाकी एस्पिरेंट्स की तुलना में। ठीक है, चलिए खैर, तो ये प्रेसिडेंट बने भाई यहाँ के, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अफ्रीका की लोकेशन आप देखिए, अफ्रीका के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, फिर इंडिया और अफ्रीका के बायलेटरल रिलेशंस कैसे हैं ये यहाँ पे दिया हुआ। इतनी चीजें हमको इस न्यूज से कवर करनी है, दोनों के लिए भैया आपके इंपॉर्टेंट है। साउथ अफ्रीका की लोकेशन पहले आप देखिए, ये है आपकी सबसे नीचे टिप ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे। कौन कौन से देश बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, सीधे तौर पे देखिए, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक। ठीक है, इसके अलावा लेसोथो और स्वाजीलैंड, ठीक है, स्वाजीलैंड और लेसोथो, ये दो कंट्रीज आपकी लगभग लगभग अफ्रीका के अंदर है एक तरीके से। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इसकी कैपिटल भी जो है वो तीन कैपिटल्स हैं। पहली आपकी केप टाउन, केप टाउन आपकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है। फिर आपकी ये प्रेटोरिया, ये आपकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। और तीसरी आपकी ये है ब्लॉम फॉन्टेन, ये आपकी क्या है, ये जुडिशियल कैपिटल है। ठीक है, ये तीनों कैपिटल्स के नाम आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तीनों कैपिटल के नाम आपको ध्यान रखने हैं। ये रहा साउथ अटलांटिक ओशन, ये रहा आपका इंडियन ओशन, तो दोनों के बीच में एकदम टिप पे साउथ अफ्रीका आपका है। बात समझ में आ गई। ये आपका डरबन एक बहुत ही फेमस शहर है, जो कि कोस्टल सिटी, आपको यहाँ से पता चल रहा है। तो ये मैप की लोकेशन तो आपको जानना बहुत जरूरी है। जोहानसबर्ग, जहाँ पे बहुत सारे मैच वगैरह होते हैं, क्रिकेट मैचेस वगैरह केप टाउन में भी होते हैं, तो ये दोनों भी आपको ध्यान रखने हैं। ये देखिए मसीना, जो कॉपर के लिए भी हमने देखा था, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, मैप का एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। अब देख लीजिए, टोटल 12 ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती है अफ्रीका में, जैसे हमारे 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, साउथ अफ्रीका में 12 ऑफिशियल लैंग्वेज है। कल को यूपीएससी ने पूछ लिया 1 2 3 4 लैंग्वेज के नाम देकर के कि ये लैंग्वेजेस किस देश से जुड़ी हुई है, तो आपको कैसे पता चलेगा। अब वो ये नहीं देगा आपको कि अफ्रीकन लैंग्वेज, देगा जूलू, जोहासा, है ना, इंग्लिश, या फिर पेडी, स्वाना, सदन सोथो, सोंगो, स्वाजी, वेंडा, सदन डबेले, है ना। तो ये सारे देखिए कितनी अजीब सा नाम है, आपको कहीं से भी ये एक, ये जो अफ्रीकांस आपकी लैंग्वेज है, इसके अलावा कोई भी लैंग्वेज आपको साउथ अफ्रीका से जुड़ी हुई नजर नहीं आएगी अपने नाम में लॉजिकली। तो आपको ये सारे नाम याद करने हैं बेसिकली, कि ये सारे जो है जूलू, जोसा, है ना, पेडी, इंग्लिश अफ्रीकान, स्वाना, सदन सोथो, ये सब आपकी अफ्रीका की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा अभी 2023 में अफ्रीका ने क्या किया है, एक साइन लैंग्वेज को भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया है। जैसे जो लोग बोल नहीं पाते हैं, तो उनको वो साइन लैंग्वेज यूज करके कम्युनिकेशन करते हैं। तो अफ्रीका में जो साइन लैंग्वेज है, वो भी एक तरीके की क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है वहां पे। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। 2001 सेंसस की अगर हम बात करें, तो लगभग लगभग 80% आबादी क्रिश्चियन है यहाँ की, क्या है, क्रिश्चियन है। और हिंदू और मुस्लिम बहुत ही कम आबादी में, 1.5% के आसपास मुस्लिम्स हैं, 1.2% के आसपास आपके हिंदूज हैं। जबकि आपको वैसे अफ्रीका में बहुत ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, लेकिन साउथ अफ्रीका में पर्टिकुलरली मात्र 1.5% मुस्लिम पॉपुलेशन है, और हिंदू तो 1.2% ही है, ज्यादा आपके क्रिश्चियंस हैं। ठीक है, पांचवें नंबर पे कोल एक्सपोर्टर है साउथ अफ्रीका पूरे वर्ल्ड में। नंबर 1 पे आपका इंडोनेशिया है, फिर ऑस्ट्रेलिया है आपका, पांचवें पे जाते जाते आपका साउथ अफ्रीका आता है, जो पूरी दुनिया को कोल एक्सपोर्ट करता है अपना। अब ये कुछ मिनरल्स के नाम है, उनसे जुड़ी हुई साइट्स के नाम है, ये आप देख लीजिए। जैसे कॉपर के लिए ट्रांसवाल, नवाद्वीप, मेसिना। तो दोस्तों आपका दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, ये सही हो गया, है ना। नवाद्वीप और मेसिना किसकी साइट है, कॉपर की साइट्स हैं।
उसके बाद अगर हम बात करें कोल के लिए तो ट्रांसवाल और नेटल, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी साइट्स नहीं है कोल के लिए, तो पहले स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, तो ओनली 2 इज करेक्ट। पर ये सारी साइट्स हैं किसकी, आइए देखते हैं, है ना, आइए देखते हैं। अगली आपकी आयरन ओर के लिए पोस्ट मासबर्ग और ट्रांसवाल। फिर गोल्ड के लिए देखिए आपका जोहान्सबर्ग, बॉक्सबर्ग, ऑरेंज फ्री स्टेट एंड किम्बरली इन बिट वाटर स्ट्रैंड हिल। ठीक है, तो ये सारी गोल्ड की साइट्स थी जो कोल की बता करके आपको क्वेश्चन में दी गई थी। सिल्वर के लिए अगेन कोल और सिल्वर की सेम साइट है, ट्रांसवाल और नेटल। डायमंड के लिए आपकी किम्बरली, जोहान्सबर्ग और केप टाउन, बड़े बड़े शहर है सारे। किम्बरली प्रोसेस भी आपको पता होगा, अगर आप 2-3 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो न्यूज में रहता है, ये भी आपका डायमंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एटॉमिक मिनरल्स आपका विट वाटर सैंड हिल्स में मिलता है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है प्रीलिम्स स्पेसिफिक। अब आइए आप चलते हैं इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस के ऊपर। आपको पता है कि अपार्थीड सिस्टम एक टाइम पे चल रहा था अफ्रीका में, जहाँ पे ब्लैक्स के साथ बहुत ज्यादा जो है दिक्कत का सामना होता था, उनको एक तरीके से बॉयकॉट किया जाता था, उनके साथ एक तरीके से सौतेला व्यवहार किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे महात्मा गांधी ने बहुत स्ट्रगल किया वहां के लोगों के लिए, तो वहीं से हमारे रिलेशंस की एक तरीके से नींव पड़ी है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कि कुछ कुछ दिक्कतें होने की वजह से 1946 के आसपास आते आते हमने ट्रेड रिलेशंस अपने खत्म कर लिए थे, जो कि बाद में 1993 में जाकर के वापस से हमने रिवाइव किए हैं साउथ अफ्रीका के साथ अपने रिलेशंस। ठीक है, 1993 से हमारे यहाँ पे प्रॉपरली ऑफिशियल रिलेशंस चल रहे हैं साउथ अफ्रीका के साथ। पॉलिटिकल रिलेशन की बात करें अगर, तो जब साउथ अफ्रीका को डेमोक्रेसी मिली कब, 1994 में, तो एक रेडफोर्ट डिक्लेरेशन साइन हुआ था ऑन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। तो ये रेडफोर्ट डिक्लेरेशन किससे जुड़ा हुआ है, ये दोस्तों इंडिया और साउथ अफ्रीका के रिलेशन से जुड़ा हुआ है। जैसे आपका शिमला एग्रीमेंट है आपका इंडिया पाकिस्तान को लेकर के, है ना, वैसे आपका रेडफोर्ट डिक्लेरेशन किससे जुड़ा हुआ है, इंडिया और साउथ अफ्रीका से जुड़ा हुआ है। उसके अलावा एक आपका एग्रीमेंट और है जिसको हम बोलते हैं श्वाने एग्रीमेंट, श्वाने डिक्लेरेशन, ये देखिए, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है इसी पैराग्राफ में नीचे के साइड पे, ये देखिए श्वाने डिक्लेरेशन, ये 2006 में साइन हुआ था। दोनों के नाम, दोनों के ईयर आपको प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखने हैं, और अगर मेंस में क्वेश्चन आ रहा है अफ्रीका के ऊपर, आप ये दोनों नाम लिख के आ रहे हो, तो आप बाकी लोगों से आधा नंबर आगे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो श्वाने डिक्लेरेशन और रेडफोर्ट डिक्लेरेशन दोनों साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया के रिलेशन पॉलिटिकल रिलेशंस के लिए साइन किए गए थे, कि हम एक तरीके से स्ट्रेंथन करें उनको, अब एक दूसरे के नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में कंट्रीब्यूट करें, वो हमारे लिए करें, हम उनके लिए करें, वगैरह वगैरह। मतलब ये सारी ऑन पेपर वाली बातें, प्रैक्टिकलिटी बहुत दूर दूर तक यहाँ पे कहीं लाई नहीं करती है। खैर, इसके अलावा बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम्स पे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन में लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, जैसे कि ब्रिक्स में दोनों लोग मेंबर हैं। उसके अलावा जो इप्सा है आपका, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका, एक इन लोग का एग्रीमेंट है। फिर आपके G20 में दोनों है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में दोनों कंट्रीज हैं, WTO की मानी दोनों मेंबर पार्ट ही हैं। तो देखिए बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स भी ऐसे हैं जहाँ पे ये सारी दोनों कंट्रीज एक साथ काम कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं इन इंटरनेशनल फोरम्स में इंडिया को अगर अपनी बात की के वजन को बढ़ाना है, तो उसके लिए अफ्रीका की जरूरत है हमको, एंड वाइसी वर्सा। अगर अफ्रीका को अपने बात की वेटेज को बढ़ाना है या उसके वेट को बढ़ाना है, उसकी महत्वता को बढ़ाना है, तो उसको इंडिया का सपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पे ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है दोनों के रिलेशंस के बेसिस पे। ठीक है, इकोनॉमिक की अगर हम बात करें तो डिफेंस सेक्टर में कोलैबोरेशन है दोनों का। ठीक है, उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर मेक इन इंडिया में वो सपोर्ट करें, एनर्जी सेक्टर, एग्रो प्रोसेसिंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में जो ये लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। $10 बिलियन का टारगेट है, ठीक है, इन दोनों कंट्रीज के बीच में, कि भैया हमें ट्रेड अपना पहुंचाना है $10 बिलियन के आसपास। खैर, साइंस एंड टेक में भी ये लोग एक कोई प्रोजेक्ट वगैरह है आपका स्क्वायर किलोमीटर एरे एस्के प्रोजेक्ट, उसमें दोनों लोग मिल करके काम कर रहे हैं। उसके अलावा कल्चर की अगर हम बात करें तो इंडिया में आपको पता है कि इंस्टीट्यूट है जिसको हम बोलते हैं इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, जो कि दूसरे देशों के साथ इंडिया के कल्चरल रिलेशंस को बढ़ाने के लिए जो है प्रोग्राम्स चलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भाई ये साउथ अफ्रीका के लिए भी चल रहा है आपका, साउथ अफ्रीकन नेशनल्स को स्कॉलरशिप दी जा रही है कि भैया आप पढ़िया करके इंडिया में, ये भी एक बहुत बड़ा एक फैक्ट है। फिर 9th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो हुई है वो सितंबर 2012 में जोहान्सबर्ग में ऑर्गेनाइज हुई थी। फैक्ट है, ध्यान भी रखना है, मेंस में कोट भी करना है, नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, 9th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2012 में कहाँ हुई थी, जोहान्सबर्ग में हुई थी। फिर इंडियन कम्युनिटी की बात करें तो 1860 से लेकर के अब तक फार्म लेबर्स के तौर पे इंडिया के लोग वहां पे रह रहे हैं। उसके अलावा इंडियन डायस्पोरा एक ठीक ठाक स्ट्रेंथ में है, लगभग लगभग आपका 12,18,000 के करीब जो है, तो साउथ अफ्रीका की पॉपुलेशन का 3% जो है वो इंडियन पॉपुलेशन है एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, और 2003 के बाद से भारत जो है प्रवासी भारतीय दिवस भी मना रहा है, जिस दिन महात्मा गांधी लौट करके आए थे, अफ्रीका से लौट के आए थे ना, तो ये अपने आप में बहुत एक रेलेवेंट चीज है यहाँ पे। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, प्रीलिम्स GS2 दोनों के लिए आपका रिलेवेंट है ये न्यूज आइटम। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज MSP ग्रांटेड इन इंडिया,
इनमें से किन किन चीजों पे एमएसपी दी जाती है इंडिया के अंदर? 5 ऑप्शंस हैं। पैडी, व्हीट, कैश्यू, ग्राउंड नट या फिर हस्ड कोकोनट। ठीक है, 1 2 3, 1 2 4, 3 4 5, 1 2 5। आपको बताना है कि कौन से कोड सही है इसमें से, किस पे एमएसपी दी जाती है, किस पे नहीं दी जाती है। अब ये बेसिकली न्यूज में क्यों है? पहली बात तो एमएसपी को न्यूज में होने के लिए न्यूज में होने की जरूरत नहीं है ना, बात समझिए आप, क्योंकि एमएसपी हमेशा ही न्यूज में रहता है। अभी तो इस समय 2-3 साल से किसानों का जो आंदोलन वगैरह चल रहा है एमएसपी को लेकर के, इस वजह से न्यूज में बना ही हुआ है। उसके अलावा एमएसपी सही नहीं दे रही है सरकार, सरकार एमएसपी ज्यादा दे रही है, कम दे रही है, एमएसपी अच्छे से डिसाइड नहीं किया, अच्छे से कैलकुलेट नहीं किया, इन सब चीजों को लेकर के हमेशा डिस्प्यूट्स रहते हैं। तो एमएसपी ऑल थ्रू आउट द ईयर न्यूज में रहता ही रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई जो आपके ये भाई साहब हैं एमपी वगैरह, इन्होंने कहा है राहुल गांधी जो है प्रेशराइज करे सेंटर को कि अब वो जो है इसको लीगल राइट बनाए एमएसपी को, क्योंकि पता है कि आपको कांग्रेस की स्थिति पहले से सुधर गई है। कांग्रेस की हम की बात करें, ऑल ओवर ऑपोजिशन की स्थिति पहले से काफी ज्यादा सुधर गई है, और बीजेपी की स्थिति पहले से थोड़ा डिटोरिएट कर गई है, ओवरऑल एनडीए की भी कर गई है। तो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं लेवल प्लेइंग फील्ड है। अभी तक क्या था कि ऑपोजिशन के एक तरीके से कुछ बोलने का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं था, है ना, बहुत ज्यादा दबाव, एक जो होता है प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाता था ऑपोजिशन, क्योंकि शेयर नंबर थे ना, एनडीए के इतने नंबर थे कि भैया आप उनके सामने स्टैंड ही नहीं कर सकते हो। बट अब क्या है, इक्वल मुकाबला है कहीं ना कहीं, तो अब अगर अपोजिशन कोई बात बोलेगा तो वो कहीं ना कहीं कंसीडर करने की पड़ेगी रूलिंग रेजिम को। ठीक है, तो यहाँ पे अब बोला जा रहा है कि भैया आप एमएसपी को लीगल राइट बनाने के लिए सेंटर को प्रेशराइज करिए। प्रीलिम्स, जीएस2, जीएस3 तीनों के लिए आपका इंपॉर्टेंट है ये न्यूज आर्टिकल। अब एमएसपी होता क्या है बेसिकली, आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, आपने कोई चीज बनाई है, आपने कोई चीज प्रोड्यूस करी है एग्रीकल्चर के थ्रू, कोई भी आपने अनाज प्रोड्यूस किया है, ठीक है, आप उसको मार्केट में बेचने के लिए जा रहे हो, क्योंकि हर कोई वही अनाज प्रोड्यूस कर रहा है, वही चीज पैदा कर रहा है, और हर कोई बेचने जा रहा है, तो जाहिर सी बात है डिमांड जिस चीज की कम है, सप्लाई ज्यादा है, उसके प्राइसेस कम हो जाएंगे, तो आपको कम दाम पे बेच के आना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी जितनी लागत आई हो, है ना, आपकी जितनी लागत आई हो उतना आपको आउटपुट ना मिले पर्टिकुलरली, है ना। इस वजह से सरकार ने क्या कहा, ऐसा है कि आप लोग जो ये गुड्स बना रहे हैं, आप जो ये एग्रीकल्चर आइटम्स पैदा कर रहे हैं, ये आप लेके जाइए मार्केट में, और हमने ये रेट बता दिया है, हमने एक पर्टिकुलर रेट बता दिया है। जैसे गेहूं के लिए मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए, अगर 1000 रुपए से ऊपर कोई खरीद रहा है तो आप उसको बेच दीजिए। बट 1000 से कोई नीचे आपसे खरीद रहा है, 1000 के ऊपर कोई खरीदने को तैयार नहीं है, या 1000 में भी खरीदने को तैयार नहीं, तो आप उनको मत बेचिएगा, आप हमारे पास आइए, हम आपको एमएसपी दे करके आपसे खरीद लेंगे। तो ये बेसिकली क्राइटेरिया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब उस प्राइस के नीचे कोई भी चीज बेचनी ही नहीं है। अब जाहिर सी बात है सारे आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को तो सरकार दे नहीं सकती है, कहीं ना कहीं ये वर्चुअली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो कुछ 22 एक गुड्स हैं, है ना, 22-23 गुड्स हैं जिनके ऊपर एमएसपी वगैरह दी जाती है आपकी, ठीक है, जिसके ऊपर एमएसपी वगैरह दी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, चलिए, तो एमएसपी इज अ गारंटीड प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस फ्रॉम द गवर्नमेंट। एमएसपी इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंश्योर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स अगेंस्ट एनी शार्प फॉल इन द फार्म प्राइसेस। फार्म के प्राइसेस गिर गए, आपने पैदा की थी कोई चीज 100 रुपए की, अब वो मार्केट में जा रही 50 की, तो क्या होगा, आपकी पहली बात तो लागत नहीं निकली, लागत नहीं निकली तो अपना पेट कैसे भरोगे आप, माने किसान, और फिर आप अगले साल के लिए लागत कहाँ से लाओगे भाई, अगले साल भी तो आपको गुड्स तैयार करने ना, कोई ना कोई चीज तैयार करनी है खेत में। तो ये सारी दिक्कतें होती हैं। खैर, अब कौन कौन से क्रॉप आते हैं, लगभग लगभग आपके 22 क्रॉप आते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर एमएसपी अनाउंस किया जाता है। उसके अलावा एक शुगर केन के ऊपर फेयर एंड रेन्यूमरेटिव प्राइस आपका अनाउंस किया जाता है। ये फेयर एंड रेन्यूमरेटिव प्राइस जो है हम लोग ऑलरेडी बहुत डिटेल में कवर कर चुके हैं एक वीडियो में अपने पिछले, तो आप जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, सारे वीडियोस देखने हैं, देखिए आपको मैं गारंटी बता रहा हूँ, अगर आप एक साल इन सारे वीडियोस को देख लेंगे तो यूपीएससी आपको एकदम, प्रीलिम्स आपके लिए कुछ रह नहीं जाएगा, और मेंस के लिए आपके पास इतना सारा कंटेंट होगा। अब बशर्ते आप उसको आंसर राइटिंग में यूटिलाइज कर पाओ, है ना, खाली पढ़ के छोड़ नहीं देना है, उसके तुरंत के तुरंत प्रैक्टिस करनी है, आंसर राइटिंग में यूटिलाइज करना है, तभी भाई काम बनेगा ना, है ना, खाली देख लेने से, खाली पढ़ लेने से काम नहीं बनता है। चलिए, तो ये है आपका। अब ये 14 क्रॉप जो है खारिफ सीजन के हैं, 6 क्रॉप आपके राबी सीजन के हैं, और 2 क्रॉप आपके अदर कमर्शियल क्रॉप्स हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको, राबी और खारिफ भी क्या है ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ, कब कौन सा बो किया जाता है, कब कौन सा जिसकी कटाई होती है, सब हम बता चुके हैं। अब 7 सीरियल्स पे दिया जाता है, जैसे कि पैडी, व्हीट, बार्ले, ज्वार, बाजरा, मेज और रागी, इन सब पे दिया जाता है। 5 पल्सेस पे दिया जाता है, जैसे कि ग्राम, अरहर यानी कि तूर, मूंग, उड़द और लेंटिल, इन सब पे दिया जाता है। 8 तरीके के ऑयल सीड्स पे, ग्राउंड नट पे, रेप सीड, मस्टर्ड, तोरिया, सोयाबीन, सनफ्लावर सीड, सीसम, सेफ्लावर एंड नाइजर सीड, इन सब पे दिया जाता है। इसके अलावा रॉ कॉटन पे, रॉ जूट पे, कोपरा पे, डी हस्ट कोकोनट पे, यानी कि जो उसका एक तरीके से जो छिलका होता है उसको उतार करके, शुगर केन पे, और
वर्जीनिया फ्लू क्योर्ड टोबैको जो होती है आपकी, ठीक है, उस पर दिया जाता है। यहाँ पे आकर टोबैको लिख लीजिएगा इस जगह पे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, आपको पता है कि टोबैको की जो लीव्स होती हैं वो बहुत मॉइस्चर कंटेन करती हैं, तो उसको जो आपके ये स्मोकिंग वाले जो चीजें होती है, सिगरेट बीड़ी वगैरह, उसमें यूज करने के लिए उसको सुखाना पड़ता है बेसिकली, तभी आप उसमें यूज कर सकते हो, नहीं तो वो फायर नहीं पकड़ेगी, गीली होती है बेसिकली। तो उसी सुखाने वाली प्रक्रिया को हम ये वर्जीनिया फ्लू क्योर्ड प्रक्रिया बोलते हैं। तो इन सारे क्रॉप्स पे आपका एमएसपी दिया जाता है। क्वेश्चन आपके सामने है, पैडी हाँ, वीट हाँ, कैश्यू ना, ग्राउंड नट हाँ, हर्ष नहीं, डी हर्ष कोकोनट की बात हो रही है, तो पांचवा भी ना। तो 1 2 4 आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर है सही? ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है समझ में आ गया आपको। आगे देखिए, अब हम यहाँ मुद्दे पे आते हैं, एमएसपी कैलकुलेट कैसे होता है। अब आपका पहली बात तो एक कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है, जिसको हम सीएसीपी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सीएसीपी के नाम से। इसका काम क्या है? इसका काम है एमएसपी एडवाइस करना। उसके बाद केंद्र सरकार की जो कमेटी होती है वो उसको अप्रूव कर देती है, या फिर उसको चेंज वेंज कर देती है, जैसी भी उसकी इच्छा होगी, है ना। तो ये पूरा कैलकुलेशन की प्रक्रिया होती है। अच्छा, अब कैलकुलेट कैसे करेंगे? हमें कोई गेहूं 1000 में खरीदना है कि 5000 में खरीदना है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो उसके लिए 3 फॉर्मूला है। पहला क्या है? पहला है A2 आपका है। A2 में हम क्या करते हैं कि भैया उस गेहूं को पैदा करने के लिए, उस अनाज को पैदा करने के लिए कितने रुपए का इनपुट गया है ना। जैसे कि आपका सीड पे, फर्टिलाइजर पे, पेस्टिसाइड पे, लीज्ड इन लैंड पे, हायर्ड लेबर पे, मशीन पे, फ्यूल पे, कितना कॉस्ट गया है, हम उससे A2 निकाल लेते हैं, ठीक है। A2 प्लस FL क्या है? ये सारी चीजें तो है ही है, कॉस्ट सारा जो हमने लगाया वो लगाया ही है। उसके अलावा जो फैमिली ने लेबर किया है ना। भाई फैमिली ने लेबर किया, उनको कोई पैसा तो उन्होंने लिया नहीं, लेकिन अगर आप उनकी जगह पे लेबर को रखते तो वो तो पैसा लेता, है ना। तो वो हम फैमिली लेबर का प्राइस जोड़ेंगे, है ना। तो ये होता है A2FL। फिर अगला तीसरा होता है आपका C2। C2 में क्या होता है? A2 और FL तो होता ही होता है। इसके अलावा अगर आपकी खुद की लैंड है, अगर मान लीजिए वो लैंड आपकी खुद की ना होती, आपने किराए पे ली होती, तो किसका कितना आप उस पे रेंट दे रहे होते, है ना, वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। या फिर अगर आपकी लैंड है तो उस पर फिक्स्ड आपका एक इंटरेस्ट कितना आ रहा है, वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। ये सारा कैलकुलेट करके हम C2 निकाल लेते हैं। अब इंडिया जो फॉलो करता है, स्वामीनाथन कमीशन जो बनाया गया था, कमेटी बनाई गई, तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि जो C2 होता है, C2 निकाले पहले सरकार, फिर C2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, C2 इंटू 1.5, है ना। और फिर जो प्राइस निकल करके आए वो आपका एमएसपी होना चाहिए हर पर्टिकुलर गुड का अलग अलग, ठीक है। बट हम लोग क्या करते हैं, हम A2 प्लस FL पे निकालते हैं। A2 प्लस FL का 1.5 गुना निकालते हैं हम, ठीक है। निकालना किसका चाहिए? C2 का 1.5 गुना, बट हम निकालते हैं A2 और प्लस FL का 1.5 गुना निकालते हैं। ये बात आप अपने दिमाग में बिल्कुल अपने नाम की तरह बैठा लीजिए, बसा लीजिए। एडवांटेजेस क्या है? भाई जाहिर सी बात है, इनकम सिक्योरिटी मिलती है, कल को आपको फ्री में बेचना पड़े, कम प्राइस से बेचना पड़े, इससे बेहतर है कि आपको फिक्स प्राइस तो मिल रहा है, तो आपकी इनकम सिक्योर है कहीं ना कहीं। दूसरा, डिस्ट्रेस सेल नहीं करनी पड़ेगी। डिस्ट्रेस सेल क्या होता है कि जब मार्केट में प्राइसेस गिरते हैं तो हर कोई सोचता है कि लो हम जितने में बिक रहे हैं बेच ही डालें, कल को और प्राइसेस ना गिर जाएं। इससे क्या होता है, ज्यादा लोग जब बेचने के लिए आते हैं तो क्या होता है, उसके प्राइसेस फर्दर फॉल हो जाते हैं, क्योंकि सप्लाई एकदम से बढ़ जाती है, डिमांड तो कांस्टेंट होती नहीं, है ना। तो ये डिस्ट्रेस सेल को भी रोकता है कहीं ना कहीं। फिर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए उकसाता है लोगों को, या फिर मोटिवेट करता है। उकसाता तो नेगेटिव टर्म हो जाएगा, मोटिवेट करता है, प्रोत्साहित करता है, बेसिकली उकसाता नहीं है। आप देख रहे हैं लगभग लगभग 22 आइटम पे आपका एमएसपी दिया जा रहा है ना। तो आपको 22 ऑप्शन है जिसको आप अगर करो, जिनकी कल्टीवेशन वगैरह, तो आपको एमएसपी मिल सकता है। तो ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को आगे बढ़ा रहा है। उसके अलावा गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, आपको पता है कि गवर्नमेंट फ्री में अनाज बांटती है, लगभग लगभग इस समय भी 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर। बट उन 80 करोड़ लोगों को अब अनाज बांटने के लिए सरकार अनाज लाए कहाँ से? तो वो इन्हीं किसानों से तो खरीद रही है, एमएसपी पे जो खरीद रही है वही बांट रही है आगे, है ना। तो ये कहीं ना कहीं उसमें भी मदद कर रहा है ना। ये एमएसपी की पॉलिसी कहीं ना कहीं जो एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें भी हेल्प कर रही है। उसके अलावा रीजनल इम्बैलेंसेस, आपको पता है कि जो एमएसपी होता है वो रीजन्स के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि भैया इस रीजन की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीजें क्या नहीं, उस हिसाब से अलग अलग रीजन का अलग अलग एमएसपी होता है। तो इससे क्या होता है, मतलब अलग अलग एमएसपी क्या होता है, अलग अलग रीजनल वेराइटीज को लिया जाता है, वेरिएशन को लिया जाता है कि अच्छा इस एरिया की ये दिक्कत है, उस एरिया की ये दिक्कत है, तो इन सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए एमएसपी बनाया जाता है। तो उससे रीजनल इम्बैलेंस कहीं ना कहीं एड्रेस हो जाता है। अब कुछ भाई इसके लूप होल्स भी हैं, इनएडिकेसीज भी हैं। ऐसा तो नहीं कि एमएसपी अपने आप में सबसे बेस्ट पॉलिसी है, कुछ ना कुछ तो इसमें लूप होल भी है, जैसे लिमिटेड कवरेज। पहली बात तो खाली 22% 22 क्रॉप्स पे हो रहा है। उसके अलावा खाली 6% फार्मर्स है जिनको एमएसपी का बेनिफिट मिल रहा है। 94% फार्मर्स एमएसपी का फायदा दूर दूर तक पा ही नहीं रहे हैं। दूसरी बात, डेट एंड बैंकरप्सी, मतलब इतना एमएसपी होने के बाद भी किसान अपना उधार नहीं चुका पा रहा है, वो बैंकरप्ट हो जा रहा है बेचारा, बाद में सुसाइड कर ले रहा है ना। तो ये दिक्कत की बात है कि एमएसपी है जिस पर्पज के लिए, वो पर्पज तो फुलफिल हो नहीं रहा है यहाँ पे। उसके अलावा नेचुरल डिजास्टर एंड मार्केट रिस्क, पता है कि कभी भी सूखा पड़ सकता है, कभी भी बाढ़ आ सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना।
तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें भी आपके क्रॉप प्रोडक्शन में एक तरीके से वो पैदा करती हैं अनसर्टेनिटी। तो अब क्रॉप प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है। ये भी एक दिक्कत की बात है। उसके अलावा मार्केट रेगुलेशन जो है थोड़ी-सी इनसफिशिएंट है। जैसे कि जो मिडलमैन होते हैं वो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। आप जा रहे हो अपना पैदावार कहीं बेचने के लिए, आपको कोई मिडलमैन मिल गया, उसने कहा कि हम इतने में बिकवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। ये सारे वो वादे-वादे करता है, फिर जाकर के अपने फायदे के लिए काम करके आपको थोड़ा-सा बेवकूफ टाइप का बना देता है। तो अगर मार्केट रेगुलेशन प्रॉपर, ऐसे जो मिडिल मैन टाइप के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं डील करने में आसानी हो जाएगी। उसके अलावा इनएडिकेट एमएसपी कैलकुलेशन, वही बात है कि भैया उन्होंने कहा था कि C2 पे करिए, आप A2+FL पे कर रहे हो, तो एमएसपी भी कहीं ना कहीं इनएडिकेट है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इनपुट कॉस्ट अगर आप पूरी तरीके से नहीं ले रहे हो। फिर राइजिंग डेट, भैया इतना एमएसपी का आप ढिंढोरा पीट रहे हो, दे रहे हैं सब बढ़िया, लेकिन उसके बाद भी किसानों का कर्जा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, उनकी डेट बढ़ती जा रही है। ये सारी बातें। बट क्या इन सबका सोल्यूशन ये है कि हम इसको लीगलाइज कर दें एमएसपी को, है ना? क्या इसको हम एक लीगल राइट बना दें कि हर कोई एज ए लीगल राइट क्लेम कर सके, अगर उसको फुलफिल नहीं हो रहा तो वो कोर्ट के पास जा सके। तो इसमें कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि फाइनेंशियल बर्डन। आपको पता है कि भाई इतने सारे क्रॉप्स अगर हम एमएसपी दे देंगे और एमएसपी को लीगल राइट बना देंगे, तो फिर हर कोई इंसान आकर के सरकार को ही बेचना चाहेगा कहीं ना कहीं। इससे क्या होगा, सरकार के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा पड़ेगा। सरकार का इतना पैसा कहाँ से लाएगी फिर? या तो बाकी जगहों से कट करे, डिफेंस से, एजुकेशन से, तब वो भैया आपका प्रोक्योरमेंट कर पाए। लेकिन भाई उसका कोई मतलब नहीं है, तो फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा। उसके अलावा डिसइंसेंटिव फॉर इन्वेस्टमेंट। आपको पता है कि जहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहता है प्राइस कैलकुलेशन में, वहां पे प्राइवेट लोग हिचकिचाते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वो सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कल को हम इन्वेस्ट कर दें, सरकार एमएसपी बढ़ा दे, तो हमें ज्यादा पैसे खरीदना पड़े इन लोगों से। तो ये कहीं ना कहीं एक दिक्कत की बात है। उसके अलावा एक्साकेबरेट वाटर स्कैरसिटी। आपको पता है कि वाटर बहुत स्कार्स है इस समय, है ना? सूखा पड़ रहा है। उसके अलावा जो पैडी शुगर केन टाइप के क्रॉप्स हैं, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पानी यूज करते हैं अपने ग्रो करने के लिए। तो भैया जब वैसे पानी की कमी है, उसके बाद भी आप ऐसे गुड्स पे एमएसपी दे रहे हो जो पानी खुद चूस के ले जा रहे हैं, तो ये दिक्कत की बात है कहीं ना कहीं, है ना? उसके अलावा नॉन एमएसपी क्रॉप्स का निगलेक्शन। अब जब सारे क्रॉप्स तो एमएसपी दे नहीं रहे हो, 22 पे दे रहे हो, इसको हमने लीगलाइज कर दिया, तो लोग क्या करेंगे फिर? पूरे दुनिया देश भर के लोग जो है इन्हीं क्रॉप्स को प्रोड्यूस करेंगे, बाकी क्रॉप्स की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। उसके अलावा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी, क्योंकि आपके प्राइसेस जो है यहाँ पे बढ़े रहेंगे। बढ़े प्राइसेस पे कौन ही खरीदना चाहता है? उसके अलावा ट्रेड डिस्प्यूट। आपको पता है कि डब्ल्यूटीओ ने कुछ पाबंदियां लगा रखी हैं कि आप कितनी सब्सिडी दे सकते हो, कितनी नहीं दे सकते हो। सरकारों के ऊपर लिमिटेशन है, कहाँ पे सब्सिडी देनी, कहाँ पे नहीं देनी है। तो अगर सरकार एक तरीके से लीगलाइज कर दे एमएसपी को, और लीगली एक तरीके से जो सब्सिडी देने लग जाए, तो डब्ल्यूटीओ में बहुत सारे डिस्प्यूट्स होने के चांसेस हैं। अब इसका रास्ता क्या है? पहली बात तो बैलेंस्ड एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाइए, है ना? प्राइसिंग पॉलिसी। भैया एमएसपी पे भी ले रहे हो, तो आप मतलब एक बैलेंस बना करके चलिए बेसिकली। ये नहीं कि आपने सब कुछ एमएसपी पे ले लिया, या आप एमएसपी बिल्कुल ही खत्म कर दिया। वही जैसा भी चल रहा है, इसी में थोड़ा और बेहतर हो सकता है। इसके अलावा एनफोर्स स्वामीनाथन कमेटी रिकमेंडेशन, वही जो उन्होंने बोला था भाई साहब ने कि आप C2 पे करिए, आप A2+FL पे कर रहे हैं, तो उसी को आप लागू करिए, है ना? उसी को आप लागू करिए आगे भी। फिर एनहेंसिंग फार्मर्स इनकम, फार्मर की इनकम बढ़ाइए, बेसिक बात तो ये है। इन सब का मेन मुद्दा है क्या? अल्टीमेट पर्पस तो ये है कि फार्मर की इनकम बढ़ जाए, फार्मर के पास हाथ में ज्यादा पैसा पहुंच जाए। अब वो जरूरी नहीं है कि वो एग्रीकल्चर से ही हो, बहुत सारी अलाइड एक्टिविटीज होती है। अगर वो फार्मर डाइवर्सिफाई करना चाहे, आप उसको प्रोत्साहित करो, तो ये चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा आप एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करिए, इरिगेशन फैसिलिटी बेहतर बनाइए, कोल्ड स्टोरेज बेहतर बनाइए, तो इससे क्या होगा, ट्रेड करने में आसानी रहेगी। ट्रांसपोर्टेशन बेहतर करिए, रोड बेहतर करिए, है ना? तो इससे क्या होगा, ट्रेड करने में आसानी रहेगी। तो ये भी एक बहुत बढ़िया आपका एक वे फॉरवर्ड हो सकता है। आई होप यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। कुछ चीजें हम और कर सकते हैं, जैसे कि लैंड और वाटर का मैनेजमेंट सुधार सकें। ओवर इरिगेशन नहीं करनी है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, आप इस तरीके से इरिगेशन करिए। स्प्रिंकल इरिगेशन करिए, फव्वारे वाली जो इरिगेशन होती है, इससे कम पानी आपका खर्चा होता है, और ज्यादा पानी क्या होता है, सेव होता है ना? इससे क्या होगा आपका, इस ये अगर आप करोगे तो वाटर की स्कर्सिटी नहीं होगी, पहली बात तो। दूसरी बात है, मतलब वाटर की स्कर्सिटी एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री होल में नहीं होगी। तो फिर कहीं न कहीं आगे जो पानी की कमी से दिक्कतें आने वाली थी एग्रीकल्चर में, वो नहीं आएँगी, थोड़ा पोस्टपोन हो जाएँगी, ये सारी बातें हैं। उसके अलावा फार्मर्स को आप एम्पावर करिए, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है कि जब ये लोग जाते हैं बेचने के लिए सामान, तो जो वहाँ के मिडल मैन होते हैं, इनको बहुत बढ़िया तरीके से एक एक कहा जाए तो बेवकूफ बना करके काम निकलवा लेते हैं। लेकिन अगर ये फार्मर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जाएँगे, कोऑपरेटिव्स अपनी खुद की बनाएँगे, सारा सामान एक साथ लेकर के जाएँगे, ग्रुप्स में जाएँगे, या एक तरीके से ऐसा कोएग्जिस्टेंस होगा, तो इनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो पाएगा, एम्पावर हो जाएँगे ये। उसके अलावा सोशल प्रोटेक्शन दीजिए। अगर कोई बाढ़ आ जा रही है, सूखा पड़ जा रहा है, नेचुरल कैलेमिटी हो रही है, कोई बूढ़ा हो रहा है, बीमार हो रहा है किसान, तो सोशल सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? इससे भी क्या होगा, एमएसपी को लीगलाइज़ करने की बजाय हम ये सब काम भी कर सकते हैं, बेसिकली कहने का मतलब ये है।
उसके अलावा गवर्नेंस को आप इम्प्रूव करिए। आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, अगर आपकी गवर्नेंस गवर्नेंस में, ब्यूरोक्रेसी में आपका जो है रेड टेपिज्म है कहीं ना कहीं, है ना, एक बाबूवाद जिसको हम बोलते हैं वो है, तो कोई भी रिफॉर्म आपका काम नहीं करेगा। अगर आपकी ब्यूरोक्रेसी ठीक नहीं है तो उसको आप इम्प्रूव करिए। यहाँ तक की बातें मुझे पूरा उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। अगली जो न्यूज है वो आपकी डिप्थेरिया के बारे में है। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। डिप्थेरिया हाईली कॉन्टेगियस और इन्फेक्शियस डिजीज होती है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये एक वायरल डिजीज है। इसके टॉक्सिन्स जब ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं तो नर्व और किडनी को डैमेज कर सकते हैं। कितने स्टेटमेंट दोस्तों इनकरेक्ट हैं? खाली एक, खाली दो, तीनों, या फिर कोई भी नहीं? तो आइए देखते हैं। उड़ीसा के भैया जो नए नवेले सीएम साहब है मोहन मांझी जी, इन्होंने मतलब उड़ीसा में आउटब्रेक हुआ है अभी अभी इसका, डिप्थेरिया का, तो उस पर कोई बयान वयान दिया है। तो हमने सोचा लाइए आपके लिए डिप्थेरिया कवर कर लिया जाए। ठीक है। अब ये पहली बात तो कॉन्टिगियस बीमारी होती है, इन्फेक्शियस होती है, एक से दूसरे में फैलती है। लेकिन ये जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को नहीं, ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, नोज को, थ्रोट को, विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया को, इसको इम्पैक्ट करती है बेसिकली। ठीक है। फिर ये एक बैक्टीरियल डिजीज है ना, जिस बैक्टीरिया का नाम लिखा हुआ है आपका कॉर्नी बैक्टीरियम, है ना, कॉर्नी बैक्टीरियम से बनती है ये बीमारी होती है। तो दूसरा गलत हो गया, पहला गलत हो गया, डाइजेस्टिव नहीं रेस्पिरेटरी है, और वायरल नहीं बैक्टीरियल है। तीसरा देखते हैं। ठीक है, तीसरा को यहाँ पे दिख ही रहा होगा, अगर ये टॉक्सिन ब्लड में चला गया तो नर्व और किडनी को डैमेज कर देगा, यानी कि तीसरा सही है। तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, रेस्ट टू स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए इसके बारे में तमाम चीजें दी हुई है कि ये एक से दूसरे में फैल जाता है, ड्रॉपलेट्स के जरिए, छींकने के जरिए, टच के जरिए फैल जाता है। ठीक है। फिर आपके थ्रोट और टॉन्सिल्स में ग्रे कलर से आ जाता है, आपके थ्रोट सोर हो जाते हैं, है ना। उसके अलावा ग्लैंड्स आपके सोलन मतलब एक तरीके से सूज जाते हैं, सोलन ग्लैंड्स हो जाते हैं, लिम्फ नोड्स बड़े हो जाते हैं नेक में। उसके अलावा आप रैपिड ब्रीथिंग, जल्दी 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 सांस लेना। उसके अलावा नेजल डिस्चार्ज बहुत होता है, नाक बहना जिसको हम बोलते हैं, फीवर और चिल्स आते हैं, टायर्डनेस होती है। ये सारे सिम्टम दोस्तों किसके हैं? ये सारे सिम्टम हैं डिप्थीरिया के। बात समझ में आ गई? ठीक है। बाकी मैंने आपको बातें बता ही दी, अब एक बार पढ़ लीजिएगा। एंटीटॉक्सिन और एंटीबायोटिक दोनों से इसका इलाज पॉसिबल है। दिस इज ऑल्सो नोन एज एंटी डिप्थेरिक सीरम। तो ये एंटी डिप्थेरिक सीरम है ना, जिससे जो है मतलब ये चीजें ठीक हो सकती हैं डिप्थेरिया वाली। और एंटीबायोटिक में आपकी एरिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन जो है आपकी टैबलेट्स, ये ठीक कर सकती हैं। एक बार आप रीड आउट खुद से भी कर लेंगे। ठीक है। यहाँ तक की न्यूज समझ में आ गई? तो पहला ये तो हो गया था। खैर, चलिए अगली आपकी मेंस स्पेसिफिक न्यूज है बेसिकली। यहाँ पे क्या बात हो रही है, कुवैत में जो फायर वगैरह हुई थी, तो हमने कुवैत के साथ इंडिया के रिलेशन कैसे, उसको तो बहुत अच्छे से कवर कर लिया था। बट कुवैत किसका पार्ट है? कुवैत गल्फ कंट्रीज का पार्ट है। ओवरऑल गल्फ कंट्रीज से क्या दिक्कतें हैं? वहां पे जो माइग्रेंट वर्कर्स हमारे जा रहे हैं, जो हमारे यहाँ से काम करने जा रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्या नहीं है, क्या चैलेंजेस है, उसको हम यहाँ पे बताने का काम करेंगे। ठीक है। बाकी यहाँ पे ऊपर इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है न्यूज के बारे में, वो आप पढ़ लीजिएगा, आपको बता चुका मैं ऑलरेडी। अब करंट स्टेट ऑफ वर्कर्स इन द गल्फ रीजन, लगभग लगभग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डेटा है 2021 का, उसके हिसाब से 9 मिलियन के आसपास लोग गल्फ कंट्रीज में गए थे। 25% ओवरसीज इंडियंस हैं और 56% एनआरआई हैं। एनआरआई मतलब जो भारत के नागरिक हैं लेकिन वो रहे बाहर रहे हैं, और ओवरसीज सिटीजन मतलब जिनके एंसेस्टर्स इंडिया के थे, है ना। और उनको भी हम इंडियन का सिटीजन एक तरीके से नहीं मानते हैं। इनके एंसेस्टर्स थे बट इनको हम नहीं मानते कि ये हमारे यहाँ के एक तरीके से क्या हो, सिटीजन हो। और इनको फिर वो वाली सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो एक तरीके से किसको मिलती है, सिटीजन को मिलती हैं। उसके अलावा इनको बाकी सारी सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर हम बात करेंगे इनवर्ड रेमिटेंसेस की। 28.6% जो हमारा रेमिटेंसेस कहाँ से आता है फॉरेन का, वो हमारा गल्फ कंट्री से आता है। ये जो गल्फ कंट्रीज है 5-6 ठो, यहीं से हमारे देश का 29% बाहर से आने वाला पैसा आता है। इसमें से अकेले कुवैत से लगभग लगभग 2.5% के आसपास आता है। ट्रेड रिलेशन की अगर हम बात करें तो द गल्फ रीजन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अबाउट 1/6 ऑफ इंडिया टोटल ट्रेड। इंडिया जितना भी ट्रेड कर रहा है, गल्फ रीजन, मैं किसी कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, गल्फ रीजन जो है वहां पे 1/6 रोल प्ले कर रहा है। फिर आपका एनर्जी में भी कॉपरेशन हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी बनाने की बात वगैरह गल्फ के साथ हो रही है, ये सारी बातें हैं। ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या फेस करते हैं हमारे यहाँ के, हमारे यहाँ से जानने वाले लोग वहां पे, कहाँ पे, गल्फ कंट्रीज में? पहली बात तो कफाला सिस्टम। कफाला सिस्टम क्या होता है कि जो भी इंसान जाता है बाहर नौकरी के लिए, उसके वीजा को उसके बॉस के साथ, उसकी कंपनी के साथ टाई अप कर दिया जाता है ना। फिर वो उस बॉस की मर्जी से कंपनी को छोड़ के किसी और कंपनी नहीं जा सकता है, इंडिया वापस नहीं आ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। उसके अलावा सिक्योरिटी कंसर्न, आपको पता है ये मतलब डिजास्टर तो चलिए ठीक है, एक नेशनल डिजास्टर हो चाहे मैन मेड हो, उसकी अलग बात होती है। लेकिन उसके अलावा भी क्या हुआ है, एक टाइम पे बीच में
इस्लामिक स्टेट के 40 लोग इस्लामिक स्टेट के लोग आए थे और 40 लोग इंडियंस को लेकर के मार दिया था, इंडियन वर्कर्स वगैरह को। तो ये भी एक दिक्कत की बात है। ठीक है, अनसेफ वर्किंग कंडीशन एंड लेबर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो माइग्रेंट वर्कर जो होते हैं बहुत ही बुरी परिस्थिति में वहां पे रह रहे हैं, साफ सुथरा वहां पे वॉशरूम वगैरह नहीं है, रहने के लिए बढ़िया कमरे नहीं है, कमरे हैं तो उसमें फैसिलिटी नहीं है, एक्सट्रीम हीट है वहां पे, बहुत ज्यादा गर्मी है। इस वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सैलरी वगैरह जो होती है, रेंट वगैरह जो सॉरी आपका जो पेमेंट वगैरह होता है ओवर टाइम का, उसको कई बार डिनाई कर दिया जाता है। ठीक है, सैलरी कई बार पे नहीं की जाती है, वर्किंग आवर्स जो है लंबे होते हैं, ये सारी बातें हैं। उसके अलावा लिमिटेड राइट्स एंड अब्यूज। ठीक है, लिमिटेड राइट्स, बहुत ही कम राइट दिए गए। इंडियन एक्सपर्टाइट्स आर नॉट ग्रांटेड सिटीजनशिप और परमानेंट रेजिडेंसी इन मोस्ट गल्फ कंट्रीज विच रिस्ट्रिक्ट्स देयर एबिलिटी टू देयर ओन प्रॉपर्टी, एक्सेस सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स एंड पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेसेस। तो भैया जब सिटीजनशिप नहीं दोगे तो क्या होगा कि उसकी जो बेसिक एज मतलब बेसिक अगर उसकी हम बात करें, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, उसको अगर आप फैसिलिटी वगैरह नहीं दोगे, बेसिक फैसिलिटी नहीं दोगे, तो काम वाम कैसे करेगा वहां पे। ठीक है, उसको सोशल सिक्योरिटी नहीं दे रहे हो आप, उसको आप रहने का अधिकार नहीं दे रहे हो, सिटीजनशिप उसको नहीं दे रहे हो, तो वहां पे प्रॉपर्टी कैसे खरीदेगा वो, वहां पे रहेगा कैसे। तो ये सारी भी दिक्कत की बातें हैं। मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इंडिया कर क्या रहा है, दिक्कत तो तुमने देख ली कि ये सारी दिक्कतें हो रही हैं इंडियंस को वहां पे, जो इंडियन माइग्रेंट लेबर्स है। बट इसका इलाज क्या है, इसका इलाज क्या है, सरकार ने बायलैटरल रिलेशन एग्रीमेंट साइन किए बहुत सारे गल्फ कंट्रीज के साथ कि भैया हमें इसके लिए काम करना है, इनकी बेहतर, इनकी एक तरीके से स्थिति को, आपके सर्कमस्टेंसेस को, सिचुएशंस को, वर्क एनवायरनमेंट को सुधारने का काम करिए। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे देशों के साथ एग्रीमेंट साइन कर रखा है। हम प्रवासी भारतीय बीमा योजना एक चला रहे हैं जहाँ पे 10 लाख तक का बीमा दिया जा रहा है, जो अगर कोई माइग्रेंट वर्कर है जो बाहर काम कर रहा है उसके लिए। ठीक है, फिर आपका मिनिमम रेफरल वेज, हमने क्या रखा है कि अगर भैया किसी भी कंट्री में कोई मिनिमम वेजेस का एक्ट नहीं है या कोई नियम नहीं है, तो वहां पे अगर कोई इंडियन माइग्रेंट वर्कर जा रहा है तो वहां पे उसको 300 से 600 यूएस डॉलर मिलने चाहिए। वहां पे उसको 300 से 600 यूएस डॉलर मिलने चाहिए। ठीक है, ये इंडिया ने कह रखा है उन देशों से जिनका खुद का कोई मिनिमम वेज एक्ट नहीं है। उसके अलावा ई माइग्रेट सिस्टम उन्होंने शुरू किया, जहाँ पे सारा जो इमिग्रेशन का प्रोसेस होता है, बाहर जाने का, अंदर आने का, वो सब एक मतलब प्रॉपर तरीके से जो है आपका हो जाएगा। बेसिकली जो आपका प्री डिपार्चर आपकी चीजें होती हैं वो सारी बातें। ठीक है, फिर उसके अलावा माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर्स set up in several states to provide information, counseling and support services to prospective and returning migrant workers। तो अगर माइग्रेंट वर्कर्स जा रहे हैं, उनको कोई दिक्कत आ रही है, लौट के आए उनको कोई दिक्कत है, तो वो यहाँ पे बात कर सकते हैं, कहाँ पे, माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर में। इसी पर्पज के लिए बनाया गया है इसको। फिर ग्रीवियंस रिड्यूसल मैकेनिज्म भी है, जैसे कि ई माइग्रेट सिस्टम है। एंड द ओशंस वर्कर्स रिसोर्स सेंटर अलाउ माइग्रेंट वर्कर्स टू फाइल कंप्लेंट एंड सीक असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। आप भाई यहाँ पे कंप्लेंट फाइल करिए और फिर जाकर के गवर्नमेंट से बताइए कि जो है हमें ऐसे ऐसे जो है दिक्कत है, हम इसका ये जो है एक तरीके से इलाज चाहिए। ठीक है, रिपार्टिशन असिस्टेंस इन केस ऑफ डिस्ट्रेस। मान लीजिए कल को कोई दिक्कत आ गई, कोई हमला हो गया, तो इंडिया के पास प्रॉपर प्लान वगैरह रहता है कि हमें इस देश में फंसे हुए अपने नागरिकों को कैसे लेकर के आना है, सिटीजन को। ये सारी बातें हैं। रेस्ट्रिक्शन ऑन विमेन इमिग्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 30 साल से नीचे की जो महिलाएं हैं उनको इमिग्रेशन क्लियरेंस नहीं मिलता है, इमिग्रेंट क्लियरेंस नहीं दिया जाता है अगर वो एज अ हाउस मेड काम करने जा रही हैं, डोमेस्टिक वर्कर काम करने जा रही हैं, हेयर ड्रेसर, ब्यूटिशियन, डांसर, स्टेज आर्टिस्ट, लेबर्स या फिर जनरल वर्कर के तौर पर काम करने जा रही हैं, तो 30 साल के पहले उनको वीजा एक तरीके से या फिर एक तरीके से इमिग्रेशन उनका क्लियर नहीं होगा। ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, क्योंकि इस उम्र के पहले इनके एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं अनसेफ कंडीशन में। खैर, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन यहाँ पे अच्छा, तो मेंस की न्यूज थी तो क्वेश्चन इसमें कोई था नहीं। ये आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस 2 के लिए। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन किस बारे में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट रिलीज रिसेंटली। तो अभी अभी एक ग्लोबल आपकी इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट आई है हाल फिलहाल में, जिसको कि किसने लॉन्च किया ये आपको बताना है। उसके अलावा 2 स्टेटमेंट और है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने मिल करके इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि आने वाले टाइम पे साउथ एशियन रीजन की जीडीपी एज अ होल बूस्ट होने वाली है और इंडिया की इकोनॉमी भी बूस्ट होने वाली है। ठीक है, ग्रो होने वाली है बेसिकली। उसके अलावा क्या बोला, साउथ एशिया रीजन में पर कैपिटा इनकम जो है वो डिक्लाइन होने वाली है आगामी फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 24-25 या 25-26 जो भी हो आपका। ठीक है, उसमें साउथ अफ्रीकन रीजन में पर कैपिटा इनकम कम होने वाली है। अब कितने स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है, 1, 2, 3 या फिर कोई भी नहीं। ठीक है, अब ये जो रिपोर्ट आई है, पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ मिल करके नहीं देते हैं, वर्ल्ड बैंक अकेले देता है। ठीक है,
वहां पे क्या बताया गया है, इंडिया इज प्रेडिक्टेड टू रिमेन द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी ग्लोबली विद अ प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 6.6% फॉर 2025। 6.5% के आसपास, 6.6% के आसपास जो है यहाँ पे मतलब एक उम्मीद जताई गई कि इंडिया ग्रो करेगा। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे हैं। और इसकी फाइंडिंग्स क्या क्या है, यूपीएससी आजकल अलग अलग रिपोर्ट्स की फाइंडिंग भी पूछने लग गया है, तो एक ब्रीफ आइडिया आपको होना चाहिए। चलिए, प्रोजेक्शन फॉर ग्लोबल इन्फ्लेशन बताया है कि 3.5% के आसपास जो है इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में रहने वाली है। इसी वजह से वो कंट्रीज जो अपने यहाँ के मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा सा जो है रिलैक्स करने वाली थी, वो अभी ऐसा ना करें, कुछ टाइम अभी रुके रहें। ठीक है, नहीं तो महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, ये बात हो गई। फिर ग्लोबल ग्रोथ के लिए चैलेंज है। क्या चैलेंज है भाई ग्लोबल ग्रोथ के लिए आपका? इतने टेंशन्स हैं, इतनी ज्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा है सारे देशों के बीच में, आपस में सर फोड़ने में लगे एक दूसरे का, ये एक बात यहाँ पे आपकी ऑब्जर्व करी गई है। उसके बाद साउथ एशियन रीजन स्पेसिफिक क्या बात करी गई है कि यहाँ पे इंडिया तो भैया सबसे आगे रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा साउथ एशिया रीजन ओवरऑल डिक्लाइन करेगा, 6.6 से 6.2 पे आ जाएगा 2024 में। तो यहाँ पे इंडिया के लिए तो ग्रोथ ठीक है, बट जहाँ पे साउथ एशियन रीजन लिखा हुआ है वो पार्ट गलत हो गया, तो सेकंड स्टेटमेंट जो पूरा पूरा गलत हो गया। बात समझ में आ गई? चलिए, तीसरा भी हमने पढ़ लिया है, साउथ एशियन रीजन है पर कैपिटा इनकम जो है आने वाले टाइम पे कम होने वाली है 1 साल में, अगले फाइनेंशियल ईयर में। तो ये भी आपका जो है क्या है, ये आपका सही है। तो 2 स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट गलत है आपका, सॉरी, एक स्टेटमेंट सही है, 2 स्टेटमेंट गलत है, तो ओनली वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। फिर साउथ एशियन रीजन की बात हमने कर ली, 6.5% से 6.2% पे आने वाला है। उसके अलावा पॉवर्टी रिडक्शन की बात करें तो वही पर कैपिटा इनकम, अच्छा अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं था, पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, पर कैपिटा इनकम वो भी जो है आपका क्या हो रहा है, वो भी आपका कम हो रहा है। जाहिर सी बात है, जब कमाई कम होगी तो पर कैपिटा इनकम भी कम ही होगा ना, वो बढ़ेगा थोड़ी ना। खैर, ये सारी बातें हो गई। इंडिया लार्जेस्ट इकोनॉमी है साउथ एशिया में, यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं। एक बार आप खुद से भी पढ़ लोगे ना इस न्यूज आर्टिकल को, तो आपको सब कुछ बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा, बाकी मैंने बता तो दिया ही है आपको। अच्छा, अब यहाँ पे जो क्या क्या रिस्क बताए गए हैं ग्लोबल इकोनॉमी की रिपोर्ट में, पहली बात तो जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट और जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, इसराइल पैलेस्तीन, ठीक है, रशिया यूक्रेन, अफ्रीका में कई देशों में चल रहा है, तो ये सब जो ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट्स हैं, ये सब इकोनॉमिक ग्रोथ के रास्ते में क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ के रास्ते में बाधाएं हैं, तो इनको ओवरकम करने का काम करना चाहिए। जस्ट अ सेकंड। चलिए, आगे क्या है, फर्दर ट्रेड फ्रेगमेंटेशन एंड ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी। आपको पता है यूएस चाइना जैसी कंट्रीज हैं, इनका ट्रेड वॉर चल रहा है, वो हमारे ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, हम आपके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, यही सब चल रहा है। तो ट्रेड बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड होता जा रहा है, और बहुत ज्यादा लोग प्रोटेक्शनिस्ट मेजर लेने लग गए, अपनी कंट्री के फेवर में काम करने लग गए। तो ग्लोबल ट्रेड कहीं ना कहीं यहाँ पे सफर कर रहा है। फिर हायर इंटरेस्ट रेट एंड वीकर रिस्क एपेटाइट। अब आपको पता है, हाई इन्फ्लेशन, अब क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा हो रखी है तो लोगों की परचेसिंग पावर कम हो गई है। भाई आपके पास 100 रुपए पहले भी, तो 100 रुपए आज भी है, पहले 100 रुपए का 1 किलो आम आ रहा था, अभी 100 रुपए का आधा किलो आम आ रहा है। तो अब पैसा उतना ही है, आम भी वही है, बट आपकी परचेसिंग पावर कम हो गई। तो क्या हुआ, अब आप एक की जगह आधा किलो ही अफोर्ड कर पाओगे। ये यहाँ पे लिखा होता है जब हम बोलते हैं कि परचेसिंग पावर जो है इरोड हो गई है हाई इन्फ्लेशन की वजह से। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में ये बात आ गई होगी। ठीक है, उसके अलावा जो ऐसे ही जो अनस्टेबल इकोनॉमी होती है, वहां पे कोई भी बिजनेसमैन रिस्क लेकर के अपना बिजनेस इन्वेस्ट भी नहीं जल्दी करना चाहेगा। ठीक है, वीकर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन चाइना। अब चाइना से बहुत उम्मीद थी दुनिया को कि चाइना इस बार इतना बढ़िया ग्रो करेगा, ये करेगा वो करेगा, तो हमारी जो है एक तरीके से ओवरऑल जो एनालिसिस है वो थोड़ा चेंज हो जाता, बट ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, वहां पे ऐसा हुआ नहीं, मतलब ग्रोथ हुई चाइना की, बट एक्सपेक्टेड लाइंस पे नहीं हुई है। चलिए, मोर फ्रीक्वेंट नेचुरल डिजास्टर्स विद वर्सनिंग इम्पैक्ट। अब नेचुरल डिजास्टर तो जो आ रहे हैं आ ही रहे हैं, उसके अलावा क्लाइमेट चेंज का भी इम्पैक्ट एनवायरमेंट में पड़ेगा। ये जो बड़ी बड़ी जो है आपकी हीट स्ट्रोक्स आ रही हैं, हीट वेव्स आ रही हैं, हीट स्ट्रोक्स लोगों को हो रहे हैं और हीट वेव्स आ रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, है ना, ये भी तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा आपका ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर। खैर, तो ये सारे इसके जो है रिस्क जुड़े हुए हैं इसके साथ। ये आपकी आज की आखिरी न्यूज है, कौन सी, तरंग शक्ति के बारे में, छोटा सा एक न्यूज आर्टिकल है बेसिकली, है ना। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ऑब्टेन कर लीजिएगा। वीडियो को जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जो भी आपका फीडबैक हो पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आखिरी न्यूज है तरंग शक्ति एक्सरसाइज के बारे में है। ये पहली मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया ऑर्गेनाइज कराने वाला है। इंडिया में भी इंडियन आर्मी जो है वो एक तरीके से एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज करवा रही है। तो यहाँ पे दोस्तों पहला तो सही है, पहली मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया में ऑर्गेनाइज होने जा रही है, बट दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। इसको इंडियन आर्मी नहीं, इंडियन एयरफोर्स ऑर्गेनाइज करा रहा है। ये देखिए द हिंदू में आया है। अगस्त में होगी तब इसको हम लोग और डिटेल में कवर करेंगे जब एक्सरसाइज आपकी कंक्लूड हो जाएगी, अभी तो ये अनाउंस हुई है।
तरंग शक्ति। तो इसको इंडियन एयरफोर्स आपका कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से शुरू करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, और इंडिया की पहली ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होगी। ठीक है, तो ये आपकी छोटी सी न्यूज थी, आपको ध्यान रखनी चाहिए थी, इसलिए मैंने आपको बता दी। उम्मीद है आपको कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में शानदार करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड गुड बाय।